पर्यावरण को संरक्षण पर्यावरण संरक्षण को लेकर, है ना, पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए हमें इसकी जरूरत है। अगेन याद रखना कि क्यों आवश्यकता है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी आपको पता होगा, ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करने के लिए, कमी करने हेतु जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो 5-6 जितनी भी हैं जो आपने साइंस में पढ़ी है, उनको धीरे धीरे कम करना, उनके लेवल को कम लेकर आना। परंपरागत वो भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो। परंपरागत संसाधनों पर निर्भरता की कमी के लिए, परंपरागत स्रोतों पर, परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता में कमी के लिए हमें इसकी जरूरत है। देन उसके बाद 6 नंबर पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में सबसे अच्छा पॉइंट है, और वो है नेट जीरो की संकल्पना जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक ना एक दिन इंडिया में ऐसा होगा। और वो कब होगा? जब हम लोग स्वतंत्रता से 100 साल का मनाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, तो बेसिकली क्या 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तो 2047 जब आएगा, है ना, 2047 जब आएगा तो हमारा विजन है 2047 में इंडिया को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। तो ऊर्जा को आत्मनिर्भर कब बनाओगे? और नेट जीरो मतलब क्या कि जब कार्बन पेट्रोल कोयला से जितना जल रहा है और सेम उतना ही जितना एमिशन हो रहा है उतना ही ग्रीन एनर्जी कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल हो जाएंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो नेट जीरो की संकल्पना प्राप्ति के लिए, नेट जीरो की प्राप्ति के लिए, नेट जीरो एक कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना है जिसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ये आपको याद होगा 2-3 चीजें, बस केवल आपको याद दिला दूं, एकदम बहुत प्यारी चीजें हैं ऊर्जा में लिखने के लिए आप पे, और यहाँ पे कुछ भी बकवाजी नहीं होगी। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले ये प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट दिया था पंचामृत। पंचामृत उसमें 5 बातें बोली गई थी, 2030 तक क्या क्या करना है, 2027 तक इंडिया को क्या क्या करना है, वो सारी एनर्जी को लेकर थी। पंचामृत भी वही एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, विजन 2047 कि जब देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा 2047 में, तब हमारी ऊर्जा को लेकर क्या लक्ष्य रहेगी। क्योंकि आप समझो इस बात को कि ये तो देखो आप सभी को पता होगा कि हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 बन जाए, पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है ऊर्जा को लेकर, है ना, और उतनी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, और उस वजह से हमें अलग अलग देशों से अलग अलग रूप में ऊर्जा को लेना पड़ रहा है। कहीं से हम पेट्रोल ले रहे हैं, कहीं से डीजल ले रहे हैं, कहीं से नेचुरल गैस को ले रहे हैं। अब ये सब तो हमने ले लेके थक गए हम लोग, क्यों? पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है हमारा। अब हम लोग कॉप जैसी मीटिंग करते हैं, तो कॉप जैसी मीटिंग करते हैं, IPCC जैसी मीटिंग करते हैं, तो उनको करने का मेन पर्पस है कि हम विकसित राष्ट्रों से ये बोले कि हमें कुछ तकनीक दो, टेक्नोलॉजी दो, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दो कि ये जो ट्यूबलाइट जलती थी ये पहले हाई मेगा उसकी थी, होती थी, है ना, वाट की, अब क्या इनकी जगह पे एलईडी बल्ब जैसे आ गए, ये बोले और छोटी छोटी टेक्निक आ गई, तो उसको डेवलप करके हम लोग क्या है ना बेयर मिनिमम ऊर्जा के एमिशन को कम कर पाए। अब आप देखो कि एलईडी वगैरह जैसी चीज आ गई, वो भी सेम काम करती है, उसकी लाइट देती है, पर उसकी जगह पे वो वाट कम हो जाती है, कितने कम वाट पे वो काम कर जाती है ना। तो वो जो बात चल रही है उसकी बात को लेकर नेट जीरो वाला। देन उसके बाद में आर्टिकल 21 को करता है, लिख सकते हैं, बट आर्टिकल 21 की जगह पर हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं 7 नंबर पर, वो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? आर्टिकल 21 को ले सकते हो आप, आर्टिकल 21 को लेना चाहते हो क्योंकि वो तो ओपन फील्ड है, उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो पर्यावरण में भी रख सकते थे संरक्षण के अंदर। अगर 7 नंबर पर हम किसी चीज को ले रहे हैं यहाँ पर, तो बोले रहे हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता दिलाने में, देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5-7 पॉइंट हो गए। आपका 7 मार्कर कभी अगर आता है कि नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत क्यों है या नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, ये हटा दो, क्लियर है। आगे हम लोग की बात कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण रहित है ये, पहली बात तो ये हो गई इनकी। हाँ वेरी गुड, असीमित है, असीमित और अक्षय है, अक्षय ऊर्जा के रूप में है ना। और क्या लगता है नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं? क्यों हम इसको पढ़ें, क्यों हम इसको अप्लाई करें देश के अंदर? हाँ पहुंच, ठीक है, एक बात तो पहुंच हो सकता है, इसको मान सकते हैं हम लोग, इसी के अंदर रख सकते हैं, इसी पॉइंट के अंदर रख सकते हैं कि ये असीमित है, अक्षय है, और इसकी पहुंच भी रीच ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है, सभी जगह पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो भी हो गया। और क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ पोर्टेबल है, पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल का मतलब चलो वही मान लो आप एक तरीके से कि हाँ पोर्टेबल का एक पॉइंट बना सकते हैं, हाँ इजी टू कैरी है ना। तो पोर्टेबल के लिए क्या वर्ड रख सकते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये मोबाइल वैन वगैरह चलती है तो उससे मेडिकल ट्रीटमेंट इजी हो जाता है, तो वो भी पोर्टेबल है ना। तो इसकी मोबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इसमें लचीलापन है, लचीलापन है। परंपरागत की अपेक्षा अगर हम लोग बोले लचीलापन, या फिर आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो पोर्टेबल, वर्ड ज्यादा अच्छा है, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी है इसमें। देन उसके बाद आपको पता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत रोजगार के नए वैकल्पिक अवसर प्रदान करते हैं, है ना। हर जगह प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के नए संसाधन ला रहे हैं, उससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी भी विजन को पढ़ लो आप लोग, आप देखो आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा का कोई भी प्लांट लग रहा है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो या फिर बायोमास हो, आप हर जगह देखोगे जो उस प्लांटों को लगा रहा है वो ये बोलता है कि हम उस देश में, उस सिटी में इतने रोजगार के नए अवसरों को लेकर आ रहे हैं। आप देखो ग्रीन एनर्जी में इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो अडानी का वो कंपनी है, अडानी की, उन्होंने तो पूरा सेगमेंट ही ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो वो जहां पर भी कहीं भी जाते हैं तो वहां पर रोजगार के सबसे ज्यादा अवसरों को डेवलप करते हैं सारे के सारे। आपको याद होगा जब हमने मध्य प्रदेश में एक चीज पढ़ी थी तो मैंने आपको लिखाया था मध्य प्रदेश ने एक पॉलिसी बनाई नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, है ना। और इसके अंदर मध्य प्रदेश में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाई थी आपको कंटेंट में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आपको याद होगा एक चीज लिखाई थी मध्य प्रदेश को 2030 तक इतने रोजगार की संभावना है, 50,000 के आसपास शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको लिखाया था 50,000 के आसपास मध्य प्रदेश के युवाओं को नवीकरणीय ऊर्जाओं के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति होगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये क्या करती है, वैकल्पिक रोजगार के अवसर, वैकल्पिक रोजगार के अवसर दिलाती है। ठीक है, हाँ
लचीलापन इसका मतलब है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि जनरली इसमें क्या होता है, जैसे आप देखो कि जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन रहते हैं वो जिस जगह पर जैसी स्थिति में है वहीं पर रहते हैं, आप उनको इजी टू कैरी नहीं कर सकते कहीं पर भी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं ये आजकल ऐसे आ गए हैं कि यूजर फ्रेंडली हो गए। मतलब जैसे मैंने आपको एक बार बताया कि अब आजकल ऐसी चूल्हा आ गया था जो चूल्हा इतना सा छोटा था। अब वो चूल्हा कोई भी चूल्हा हो, उसमें आपको खाना बनाना है या फिर कोई भी कुकिंग करनी है तो उसको फ्लेवेबल बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर ईंधन डालोगे। तो अब अक्षय ऊर्जा के अंदर इन्होंने ईंधन के अंदर जेल का यूज करना शुरू कर दिया। तो वो क्या है ना, एक छोटा सा पैकेट में आप चूल्हे को लेके गए, सिंगल बर्नर, उसको आपने अपने बैग में डाला लैपटॉप की तरह और पहाड़ों पे ले गए, कहीं पे ट्रैकिंग कैंपिंग कर रहे हो वहां पर आपने उसको रखा, इजीली आपने वो डाला। अब आपको ये नहीं है कि यार मुझे पेट्रोल चाहिए, केरोसिन चाहिए या फिर मुझे क्या कहते हैं एलपीजी चाहिए। आपको पहाड़ों पे अगर नहीं मिल रही रिमोट एरिया में तो तुरंत आप जेल डालो, उससे करो अपना काम कर लो। तो मतलब क्या ये नई टेक्नोलॉजी है। मान के चलो आप किसी दूसरी जगह पर हो, जैसे सिंपल बात करते हैं हम लोग, सोलर लाइट है ना, जो छोटी छोटी टॉर्चें होती हैं। अब आपकी जो मेन लाइट है, अगर आप लंबे उसके लिए गए, मान के चलो आप सर्वाइवल के लिए गए जंगल में 7-8 दिन के लिए ट्रैकिंग करने, 3 से 4 दिन के बाद में पता चला आपकी जो कन्वेंशनल वाली टॉर्च है वो काम करना बंद कर दी, जिसमें सेल वगैरह रहते हैं। लेकिन आप ये वाली है चार्ज कर ली और सोलर से चार्ज हो सकती है, तो आप कहीं भी जाओ सोलर लाइट तो मिलनी है। तो पोर्टेबिलिटी प्रॉपर है ना इसकी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की लागत कम आती है। लागत में भी कमी है, बस एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए फिर ये कंटिन्यू रिन्यू होती रहती है, तो इसकी लागत पर यूनिट कम आती है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल वाले पार्ट से। तो इसकी लागत भी कम है, लागत में कमी है, लागत में कमी परंपरागत की। उस पर देखो तो लागत में कमी बोल लो या लागत में कम खर्चीली, बस ऐसा बोल लो, बस समझ में आना चाहिए आपको बात क्या है। स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे ज्यादा मतलब लाभदायक है ना, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो ये भी एक बात सिंपल है इनकी, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभप्रद है। और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मतलब क्या, मतलब किसी भी तरह का कोई वैसा नहीं है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा ये बोल रहे हो। तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा वो बेसिकली ऐसा है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विशेषता में इसको ना रखें तो अच्छा है। इसकी जगह हम लोग इसका पॉइंट रख सकते हैं कि इस तरीके की जो एनर्जी होती है ये बेसिकली सबसे ज्यादा अगर यूज की जाती है तो घरेलू क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप देखो मैक्सिमम जितनी भी चीजें मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा यूज अगर आप देखो वाणिज्यिक कम होने के अलावा आपको घरेलू उपयोग में सबसे ज्यादा मिल रही है। आपका कोई भी पार्ट हो, जैसे अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है सोलर प्लांटों को लेकर, वो कुसुम योजना देख लो, प्रधानमंत्री सौर घर बिजली देख लो, तो उसका मेन टारगेट है इसके अंदर, इनका जो मेन टारगेट है वो है घरेलू क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये बात हम लोग यहाँ रख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, घरेलू उपकरण या घरेलू क्षेत्र में किफायती है, किफायती। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास में, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसकी विशेषता वाले सारे कि भैया ये पर्यावरण प्रदूषण रहित है, इसमें कोई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, असीमित है, अच्छा है। उसके बाद में लचीलीपन है, इसके अंदर रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा रही है, लागत भी इसकी कम है, कम खर्चीली है। देन उसके बाद स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, ह्यूमन के मानव के, तो मानव के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और घरेलू क्षेत्र में किफायती है। ठीक है, 7-8 पॉइंट हो गए, आपका वैसे भी इतने ज्यादा ही हो गए। तो ये है उसकी नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख विशेषता, ये आवश्यकता थी और यहाँ पर ये जो बात चली है विशेषता की बात है। ठीक, अभी क्या था हमारे पास में आवश्यकता विशेषता के बाद, चुनौतियों को बाद में उठाएंगे, पहले प्रकार समझ में आएंगे। तो एक एक प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, सुनना मेरी बात। ऐसे डायरेक्ट सबके इकट्ठा इसका पॉइंट इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि सबकी चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए चुनौतियों के कोई कॉमन पॉइंट नहीं बन पाएंगे। ये कॉमन पॉइंट बन गए, ये आप सब जगह कॉपी पेस्ट मार सकते हो। सिमिलर वैसे ही जैसे परंपरागत में हम लोगों ने किया था। अगर आपसे पूछता है सौर ऊर्जा की विशेषता बताओ, उसकी आवश्यकता क्या है, तो सेम वही लिख देना जो नवीकरणीय ऊर्जा की है। पवन ऊर्जा में पूछे, भूतापीय में पूछे, हाइड्रोजन में पूछे, तो सेम वही लिख देना, लेकिन सबकी चुनौतियां अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं समुद्री ऊर्जा, तो समुद्री ऊर्जा में बहुत सारी अलग अलग ऊर्जाएं बनती है। एक तो टाइडल एनर्जी हो गई है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, टाइडल एनर्जी को ज्वारीय ऊर्जा। दूसरे नंबर पर हो गई वेव एनर्जी, जिसको आप बोलते हो तरंग ऊर्जा, है ना, अलग अलग। एक होती है ओटेक एनर्जी। तो उस तरीके की आप देखो अलग अलग एनर्जी है और इनके प्रभाव भी अलग अलग है, क्योंकि समुद्री ऊर्जा का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो चुनौती पड़ेगी वो समुद्र के तटीय स्थानों पर पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखो दूसरी जगह पर पवन ऊर्जा का प्रभाव, तो वो पहाड़ी इलाकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो वहां है। तो चुनौती वाला जो वर्ड है ना, ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो जिसका जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो वहीं हम एक एक इंडिविजुअल चुनौती देखेंगे क्या हो सकती है। फिर उसके बाद में लास्ट ये हमारा प्रकार, तो प्रकार को हमें देखनी है सबके, तो एक एक से प्रकार ही स्टार्ट कर देते हैं ना सबके, तो उसमें चुनौती कवर हो जाएंगी सारी, है ना। और प्रकार के साथ में ही जब हम एक प्रकार उठाएंगे, जैसे एक प्रकार उठाया सौर ऊर्जा, एक प्रकार सिंपल, तो जब सौर ऊर्जा उठाया अब इसकी चुनौती क्या हो सकती है और सरकारी प्रयास क्या हो सकता है ना, तो हमारा वो साथ में हो जाएगा। हटा दूं, बढ़ो। अब नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार, है ना, यही पढ़ना है ना। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार क्या है, कितने प्रकार हैं अलग अलग। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग, हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा, तो अब लिखने से उसमें टाइम वेस्ट करने से डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, है ना। क्या उसको बार बार लिखना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब आप मुझे बताओ सौर ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, क्या है सौर ऊर्जा, कैसे मिलती है। हाँ, नाभिकीय संरचना, उससे नाभिकीय संलयन, तो वो तो परमाणु ऊर्जा में काम आता है वो। नहीं उससे क्या होगा, सॉरी, नहीं हीट तो आ गई, बहुत पहले से भी आ रही है हीट, तो हीट तो हमारी बॉडी को भी गर्म कर देती है, लेकिन हम उससे ऊर्जा कैसे बनाते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, सेल से कैसे बनती है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा आप बता रहे हैं वो, लेकिन जानते हैं वो, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा उनसे। क्या लग रहा है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पहले समझ लो उसके बाद लिखना। जब हम लोग सौर ऊर्जा की बात करते हैं या सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी दो फॉर्मेशन में हमें अलग अलग रूप में मिलती है। पहला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है सोलर थर्मल, थर्मल प्लांट, पहला इसको बोलते हैं सोलर तापीय संयंत्र, थर्मल मतलब तापीय संयंत्र। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा। ये दो तरीके से ही सोलर से एनर्जी हमें मिल सकती है। अभी तक जितने भी इन्वेंशन मानव ने किए हैं उसके अंदर सूर्य का जितना भी हमें एनर्जी मिल रहा है, जितना भी रेडिएशन हमें मिल रहा है, उस रेडिएशन को हम दो ही रूप में अलग अलग कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्ट करने के बाद में उस एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी को हम लोग अक्षय ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। उसके दो अलग अलग टाइप है, पहला है सोलर थर्मल एनर्जी और दूसरा है फोटोवोल्टिक एनर्जी। दोनों में बेसिक अंतर में अगर आपसे जानना चाहूं तो मुझे बस केवल आप ये बता दो कि आपका बड़े तालाब है, ये बड़ा तालाब, उस बड़े तालाब में वो प्लेटें लगी हुई हैं, आपने देखा होगा साइड साइड में, वो इन दोनों में से किसका उदाहरण है, फोटोवोल्टिक का, क्या उसका, थर्मल प्लांट का। हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये जो प्लेटों वाला सिस्टम आप जो देखते हो ना, जितना भी आपको जो दिखता है जहां पर भी
जितना भी जो सिलिकॉन की प्लेटें लगी होती हैं, जहां कहीं भी आपको दिखेगा, वो बेसिकली जो प्रोसेस होती है ना, वो सोलर फोटोवोल्टिक कहलाती है। उसमें क्या होता है, पैनल बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर पैनल, है ना। इस पैनल के अंदर छोटे छोटे से पिक्सल में आपने चेक देखे होंगे, हल्के हल्के से सिलिकॉन की मिरर लगी रहती है इस तरीके की, है ना, ये इस तरीके की लगी रहती है ना। अब इसमें क्या है ना, हल्की हल्की वायरिंग रहती है, और वायरिंग रहती है, और वायरिंग के बाद में हल्का सा यहाँ पर एक बैटरी लगी रहती है। अब क्या होता है कि यहाँ से सनलाइट आई, सनलाइट आने के बाद में यहाँ पर ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद में इसके अंदर जितना भी हीट का टेंपरेचर हुआ, हीट के टेंपरेचर के बाद में वो पूरी की पूरी चीज जाके बैटरी में स्टोरेज हो गई, और बैटरी में स्टोरेज होने के बाद में अब वो रिजर्व होकर यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस अपना करना शुरू करती है। तो बेसिक अगर बात करें तो बात सिंपल सी ऐसी हो जाती है कि सोलर फोटोवोल्टिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उन सोलर पैनलों के साथ में एक बैटरी लगाई जाती है, और बैटरी के माध्यम से सूर्य ऊर्जा को बेसिकली विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो एक सिंपल सी ऐसी प्रक्रिया कुछ है। लेकिन अगर अब जब हम लोग बात करें कि सोलर थर्मल प्लांट क्या होता है, तो थर्मल प्लांट मतलब क्या है कि इस थर्मल प्लांट के अंदर अब बैटरी जैसी किसी चीज का यूज नहीं किया जाता। अब देखो एक सिंपल बात है कि सूर्य की एनर्जी है, दिन में आएगी, रात में तो आएगी नहीं। तब ऐसी स्थिति में जब अगर सूर्य की एनर्जी रात में नहीं आएगी और किसी जगह पर आपने सोलर प्लांट लगा दिया, कुछ कर दिया, तब वो सामने वाला आदमी रात में फिर कैसे एनर्जी लेगा? रात के लिए तो बैठ गया ना, उसका डब्बा बंद हो गया। तो अब वो क्या करे ऐसी स्थिति में? तब फिर ये सोचा गया कि नहीं, थर्मल प्लांट आप कहीं पर भी ऐसे लगा रहे हो, तब आप क्या करते हो, कहीं कहीं पे आप पूरा का पूरा एक प्लांट बनाते हो। उस प्लांट के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पर हल्की हल्की सोलर प्लेटें लगाते हो, चारों दिशाओं में सोलर प्लेट लगाते हो इन जगहों पर, और बीच में एक बड़ा टावर लगाते हो। एक बड़ा टावर होता है, ध्यान से देखना, एक बड़ा टावर है। ये जो छोटी बड़ी प्लेटें आपने लगाई हैं सोलर की, इन सबका एंगल, इन सबका डायरेक्शन ऐसा होता है कि जैसे ही सूर्य की लाइट इन तक पड़ेगी, सूर्य का रेडिएशन, सूर्य का जो सोलर का जो वेव है, रेडिएशन जहां पड़ेगा, वो पड़ने के बाद में सीधा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा। इस पे पड़ेगा तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, इस पे पड़ेगा तो सीधा यहाँ, इस पे पड़ेगा तो सीधा यहाँ, इस पे पड़ेगा तो सीधा यहाँ, इस पे पड़ेगा तो सीधा यहाँ। मतलब ऐसे हजारों सैकड़ों के लेवल पर पूरे के पूरे पार्क को, प्लांट को घेर दी जाती है, सारी की सारी प्लेटें लगती हैं, और सबका एंगल इस तरीके से टिल्ट किया जाता है, बोला जाता है कि जैसे सनलाइट पड़े तो फटाफट उसका रेडिएशन जाकर उस मीनार पर पड़े, यहाँ पे टॉप पर वो एक मेन उन्होंने अपना स्टोरेज बना रखा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये लाइट सीधे यहाँ पड़ी, उसका रेडिएशन यहाँ, ये यहाँ पड़ी, उसका रेडिएशन यहाँ, ये यहाँ रेडिएशन यहाँ, तो यहाँ पर इतना हाई कंसंट्रेशन हो जाता है सोलर एनर्जी का, सूर्य का। जैसे आपने देखा होगा, वो आप जो उत्तल लेंस से करते हो, उत्तल लेंस से करते हो ना, उत्तल लेंस को आप एक जगह पर रखते हो, और फिर वो सोलर एनर्जी जितनी भी अलग अलग रूप में आती है उसे एक जगह पर कंसंट्रेट कर देता है, और वो कंसंट्रेट करके कागज को जला देता है ना। वो हम लोग आदमी नबी तस्वीर प्रयोग करते थे, सेम वही कंडीशन यहाँ पे की जाती है कि सबकी अलग अलग एनर्जी का जो रेडिएशन होता है उसे एक जगह पर कंसंट्रेट करता है, ये यहाँ पर मीनार के अंदर। और फिर क्या है, ये जो पार्ट है, एक सिंपल यहाँ पर देखो, ये जो प्लांट में एक जो मीनार है, ये जो पार्ट है ये, और अब ये यहाँ पे छोटे छोटे लगे हैं, ये इस तरीके से। अब ये जो सोलर का पार्ट है, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, यहाँ गया, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो गया पूरा सोलर का, और अब उस कंसंट्रेशन यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अभी तक केवल स्टोर हो रहा था, तो स्टोर होने के बाद में अब क्या, स्टोर होने के बाद में अब इसमें क्या किया गया, वही थर्मल प्रोसेस शुरू की गई, जो थर्मल प्रोसेस हम लोग वाटर एनर्जी में देखते हैं, जहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर थर्मल वर्ड जो यूज किया गया है कि थर्मल प्लांट, वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि इसके अंदर आपने एक पूरे का पूरा कंसंट्रेशन कर लिया। अब उसके बाद में अभी चेन रिएक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब उसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, और वो प्लांटों के अंदर क्या करते हैं, फिर यहाँ से वो ये पूरा का पूरा रेडिएशन पहुंचता है, फिर उसके बाद में उसकी एक चेन बनती है, फिर दूसरे प्लांट में पहुंचती है, फिर वहां पर वो बेसिकली अपनी फिर रिएक्शन करता है, फिर यहाँ से ये उसको निकाल के जिन स्थानों पर पहुंचाना होता है वहां पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें बैटरी का यूज नहीं किया जाता, इसमें सारा प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, केमिकलों का होता है, और केमिकलों के माध्यम से ही पूरी की पूरी प्रोसेस में अलग अलग फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है सारी। तो केमिकल प्रोसेस में इसलिए आगे नहीं बता रहा क्योंकि वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो सौर ऊर्जा को बनाती है। उसमें दो तरीके की प्रोसेस है। कभी अगर वो आपसे ऐसा पूछता है, एक बार एमपीपीएससी के मेंस में ऐसा पूछा था, सौर ऊर्जा की विभिन्न तकनीकों को समझाइए जिनसे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तब आप यहाँ पे दो तरीके लिख सकते हो। एक तरीका है सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा, जिसमें आप सोलर प्लेटों का, सिलिकॉन की सोलर प्लेटों का यूज करते हो। इसमें बैटरी के माध्यम से आप क्या करते हो, सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हो, रूपांतरित करते हो। दूसरे नंबर पे हम लोग सोलर थर्मल प्लांट की बात करते हैं। इनमें बड़े बड़े सोलर प्लांट होते हैं, प्लांटों के बीच में एक मीनार बनी रहती है, वहां पे एक बड़ा टावर रहता है, यहाँ पे आके सारी की सारी ऊर्जा का जितना भी पूरा का पूरा संकेंद्रण होता है। संकेंद्रण के बाद में ऊर्जा प्लांट में जाकर एक प्रसंस्करण होता है, और प्रसंस्करण के बाद में इस पूरी की पूरी सौर ऊर्जा को संरक्षित कर लिया जाता है, और संरक्षण करने के बाद में फिर उसका पारेषण किया जाता है। पारेषण मतलब ट्रांसमिशन किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ जा रही है, लेकिन इसमें तुरंत स्टोर हो रही है बैटरी के अंदर, और बैटरी के अंदर तुरंत स्टोर होने के बाद में उसका फायदा दे रही है। ये बाद में आई, ये बहुत पहले से चल रही है। इसका एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे लिमिटेशन था वो ये था कि रात में नहीं दे पा रही थी। काम तो ये कर रही थी पहले भी, कि दिन ही दिन में कर रही थी, लेकिन इसमें क्या, इसमें भी स्टोरेज हुई, और स्टोरेज होने के बाद में बैटरी की मदद से अब क्या स्टोर हो गई, और स्टोर होने के बाद में चैनलाइज होने के बाद में रात में भी तुरंत मदद कर रही है। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें टिपिकल नहीं है। लेकिन जब ये प्लांट जैसी स्थिति लगती है तो बड़े लेवल पे आपको काम करना पड़ता है। जैसे आप देखो कि अगर दोनों प्रोसेस सेम है, तो आपने फिर क्यों बोला कि आपके बड़े तालाब में ये लगा देते? आपने खुद ही बोला ना कि हमारे बड़े तालाब में तो हमने कुछ देखा है, वो कुछ इस तरीके की चीज है, वहां पे प्लेटें लगी हैं। तो उसका मतलब ये कि ये प्रोसेस जो है ना, ये यूजर फ्रेंडली है, थोड़ी कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट ये है कि इसमें आपको ज्यादा केमिकल प्रोसेस मैकेनाइजेशन नहीं करना पड़ता, जबकि इसका मैकेनाइजेशन थोड़ा सा टफ है। जब आप इसके मैकेनाइजेशन पे जाओगे तब आप देखोगे कि थर्मल प्लांट के अंदर बेसिकली थर्मल को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अब यहाँ पर ताप ऊर्जा को क्या कर रहे हो, ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आप बैटरी का यूज नहीं कर रहे। अभी तक तो बैटरी में स्टोर हो रहा था, इसकी जगह पे क्या कर रहे हो आप, इसमें रसायनों का यूज कर रहे हो, रासायनिक केमिकलों का यूज कर रहे हो, और उसके माध्यम से फिर वो आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, प्रक्रिया को कर रहे हो। तो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया भी कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग है, एक लंबी दीर्घ अवधि में होती है। फिर उसके बाद में वो ये ऊर्जा का जनन शुरू करती है, और इसमें आपका जगह भी ज्यादा घिरता है, ये ज्यादा जगह लेती है बनस्पत इसकी, इसमें जगह भी कम है। जैसे इस तरीके की चीजों के लिए मैं आपसे बोल दूं कि आपके घर में अगर छत है तो वहां पर आप 10 वोल्ट की सोलर प्लेट लगवा लो, 2 महीने के बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाएगी आपके घर पर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप ये लगवाओगे तो फिर आपको एक अच्छा लमसम एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, वहां पे जाके हो पाएगा। नहीं, इसमें प्रोसेस बन रही है, डायरेक्ट प्रोसेस में चलेगी। पहले प्रोसेस, पहले सिंपल ये प्रोसेस हुई, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक ये लिया, फिर ये लिया, अब यहाँ से ये गया तो यहाँ पर तो बन गया। अब इसके बाद इसकी लंबी प्रोसेस चलती है, और फिर प्रोसेस होने के बाद में ये जो स्टोरेज होती है उस स्टोरेज को आप ले सकते हो। तुरंत यूज मिलेगा आपको, तुरंत यूज का मिलेगा डे में। लेकिन आप बोलोगे रात में आपको चाहिए एनर्जी, या फिर रात में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब अगर आपके पास में ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, या आपके एरिया में कहीं पे सोलर थर्मल प्लांट है, तब वो यहाँ पर पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप तक वो पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उसकी बात मैं करूं इस तरीके की चीजों की, तब उसमें क्या है कि जैसे स्ट्रीट लाइट है आपकी ये, तो अब आज के समय में जो सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं उसके अंदर भी क्या है, सोलर पैनल लगा दिए, है ना। और उसी पाइप के अंदर आप देखोगे छोटी सी बैटरी का बॉक्स लगा रहता है। तो दिन भर आपकी जो ये सनलाइट चल रही है, इसने सोलर पैनल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, रात में वो ऑटोमेटिक उसको जला देता है।
हाँ, इसमें एनर्जी को स्टोर कर रहा है बैटरी के माध्यम से, और उसमें जो प्रोसेस हो रही है उसमें केमिकल रसायनों के माध्यम से उसको फिल्टर करने के बाद उसका प्रसंस्करण करने के बाद किसमें नहीं, लिथियम का कोई काम नहीं है। लिथियम तो बेसिकली बैटरी के उस पार्ट में काम आता है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बन रही है, आप तो सिंपल समझ लो, एक सिंपल बात समझ लो, जल विद्युत कैसे बनती है। आपने कोई पानी लिया, एक बड़े एरिया में डैम बनाया, पानी को स्टोर कर लिया। अब स्टोर पानी से तो विद्युत ऊर्जा नहीं बनेगी ना। जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए आपको पानी को टरबाइन पे गिराना पड़ेगा, बहुत तेज स्पीड में टरबाइन को चलाना पड़ेगा। टरबाइन जितनी स्पीड में तेज चलेगा उतनी स्पीड में आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा को किसमें बोलते हो, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद में ये प्रोसेस होने के बाद में ऊर्जा बनना शुरू होती है। ऐसी ही सेम प्रोसेस, बिल्कुल ऐसी ही सेम प्रोसेस तापीय ऊर्जा के अंतर्गत होती है। यहाँ पे जल की जगह तापीय विद्युत ऊर्जा का यूज कर रहे हैं और उससे फिर ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सेम उस प्रोसेस में ये काम करते हैं कि उतनी ऊंचाई पर वो टावर के माध्यम से आपने तापीय ऊर्जा का संकेंद्रण तो कर लिया, अब उससे फिर ये उसको नीचे लेकर आते हैं, फिर पाइपों के माध्यम से उसको सर्कुलेट करते हैं, फिर रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन के माध्यम से टरबाइनों से उसे नीचे गिराते हैं, फिर उसके बाद में तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और फिर उसको ये अलग अलग प्लांटों में पहुंचाकर सप्लाई करते हैं पब्लिक को। ये लेह लद्दाख में, मनाली में, पहाड़ी हिस्सों में आपको बड़े बड़े सोलर फोटोवोल्टिक मिल जाएंगे देखने के लिए, ये वो थर्मल प्लांट देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, तो दो जगह पर आपको इस तरीके के मिलेंगे। बाकी ये जो सिंपल बातें चलती हैं, ये फोटोवोल्टिक मतलब वो पैनल जो आपको पिक्सल फॉर्म में दिखते हैं। एक बड़ी बड़ी प्लेटें उठा ली आपने, उन प्लेटों के अंदर वो छोटे छोटे पिक्सल बने रहते हैं ना, वो जस्ट आपको इस तरीके के मिलेंगे यहाँ। ये वो फोटोवोल्टिक है। तो आप बेसिकली अगर बात करें तो सौर ऊर्जा आपको दो डिफरेंट वैरायटी में देखने को मिल रही है। एक थर्मल प्लांट जिसको आप बोलते हो तापीय ऊर्जा के रूप में, सोलर तापीय ऊर्जा है ना, और दूसरी फोटोवोल्टिक। क्लियर है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक में प्रकारों में पहला सौर ऊर्जा। आती दिक्कत आती है उस समय। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बारिश का मौसम आ गया या फिर रात का मौसम आ गया, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तब ऐसे मौसमों में ये बैटरी या फिर इसके अंदर वो टैंक रहता है, उसके अंदर जो संरक्षित ऊर्जा रहती है उसको बेसिकली चैनलाइज करती है। तो अब ऐसी दिक्कत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी होती है। और अक्षय ऊर्जा के अंदर ये टेक्नोलॉजी जिन देशों ने पहले प्राप्त कर ली वो आज डेवलप ज्यादा है और भारत अब उन पर नए काम करके उसको कर रहा है। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आ जाए या फिर मान के चलो कभी बदरी का समय आ गया, सनलाइट बहुत कम आई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, क्या डायरेक्ट सनलाइट आएगी उसके बाद आपके घर जाएगी, डायरेक्ट जितनी भी जनरेट हुई वो बैटरी के अंदर स्टोर हो गई, बैटरी वाला प्रोसेस नहीं है तो थर्मल के अंदर स्टोर हो गई, और उसके बाद आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब चाहो उसको लेकर ट्रांसमिट कर सकते हो प्लांटों में, अपने घरों में, जहां पर करो। तो ये स्टोरेज का जो फॉर्मूला आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। पहले स्टोरेज जैसी स्थिति नहीं बनती थी, हमें पता नहीं था कि सोलर एनर्जी को किस तरीके से स्टोर करके संरक्षित करके लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े प्लांट सोलर पार्क बनना शुरू हुए ना, इनमें यही होता है। जैसे आप देखोगे ये कौन सा, ये आपका गुड़ वाला पार्क जो रीवा वाला, या फिर और भी अलग अलग जो पार्क बने, इनसे आप देखो कि आप इतना संरक्षण कर लेते हो कि दिल्ली मेट्रो को आप अपनी बिजली बेच रहे हो। मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी का एक पार्ट दिल्ली मेट्रो को बेच देता है, इतना ज्यादा रिजर्व करके रख लेता है अपने पास। क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या? लिखे सोलर एनर्जी में सबसे पहला एक चीज दिखानी दे रखी है। लिखें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिखें सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओगे, हम लोग ना अक्षय ऊर्जा पढ़ रहे हैं जिसको नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं। इंडिया में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, राजीव गांधी के जन्मदिन को क्लीन एनर्जी डे बनाते हैं ना हम लोग, 20 अगस्त। तो वो याद रखना दिमाग में, कभी अगर 2 मार्कर आ जाए तो, क्योंकि ये सिंपल डेटे रहती हैं और वो ऐसी डेटे कभी 2-2 मार्क में पूछ लेते हैं। 20 अगस्त को हम लोग अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। वो राजीव गांधी का जन्मदिन है ना इससे, तो उन्हीं के उस पे। और ये अक्षय ऊर्जा के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अवार्ड दिए जाते हैं ना, ये भी इसी समय दिए जाते हैं। 20 अगस्त को और भी कुछ है क्या? खेल दिवस कब बनता है? अच्छा 29 को है, वो 29 को है, मेजर ध्यानचंद वाला ना। ये 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। दूसरे नंबर पर देखो सौर विकिरण और विभिन्न उपलब्ध तकनीक जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का प्रयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। फोटोवोल्टिक पैनल का उपयोग आदि का उपयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। आगे लिखना, यह प्रयोग दो माध्यमों के रूप में किया जाता है, दो तकनीकी माध्यमों के रूप में किया जाता है। यह प्रयोग दो तकनीकी माध्यमों के रूप में किया जाता है। सबसे पहला लिखना सौर तापीय तकनीक। सबसे पहला सौर तापीय तकनीक, इसको सोलर थर्मल टेक्निक भी बोलते हैं। सोलर थर्मल टेक्निक। अब इसके अंदर लिखो, ये तो पहला वाला पॉइंट, पहला था पहला माध्यम। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिख लो। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें संकेंद्रित, अगर जिसको संकेंद्रित समझ में नहीं आता वो ब्रैकेट में कंसंट्रेट लिख ले। संकेंद्रित सोलर पावर सिस्टम, इसमें संकेंद्रित सोलर पावर सिस्टम कार्य करता है, जिसमें सौर ऊर्जा को संग्राहकों और रिसीवरों की सहायता से, अभी बताता हूं आगे, ताप ऊर्जा में बदला जाता है। एक पॉइंट और लिख लेना लास्ट। थर्मल रूट का उपयोग कर
उपयोग कर उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में, उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित और विकिरण का उपयोग किया जाता है, और विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब देखो ये सन है, सन का रेडिएशन आया, यहां गया, यहां गया, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये संग्राहक है, ये संग्राहक है। अब संग्राहक क्या कर रहे हैं, ये रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं और ये रिसीव कर रहा है सारा, और सारा का सारा संकेंद्रण इस जगह मीनार पर बने हुए उस टावर पर जहां पे मेन क्या कहते हैं वो मिरर लगे हुए हैं, वहां पर सारा का सारा हो रहा है। तो इतने मिरर आपस में एक दूसरे के अपोजिट करके लगाए जाते हैं कि सनलाइट कहीं पर भी डिफ्लेक्ट ही ना हो पाए, पूरी की पूरी गिर जाए, और एक बार गिरने के बाद में इतने एंगल बनाए जाते हैं कि सबका संग्राहकों को ऐसा रखा जाता है कि जो कलेक्टर है ये ऐसे कलेक्ट करें सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, तापीय एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और तापीय एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, रिसीवर प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो ये है वो मेन रिसीवर और ये है वो संग्राहक जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तब जाके ये सोलर एनर्जी को ये तापीय एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और थर्मल में कन्वर्ट करने के लिए फिर ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो प्लांट का यूज करते हैं, जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई। तो वही मैंने आपको लैंग्वेज में लिखाई। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो पहले लैंग्वेज पढ़ लो एक बार, फिर आपको वही चीज मिलेगी जो हम लोग बात कर रहे हैं। टावर देखो, टावर में जनरली क्या है ना, अब टावर तो बेसिकली मटेरियल बिल्डिंग का ही बनेगा इतना ऊंचा, पर टावर पे जब एंगल बनाया जाता है, इसका जो पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पर हाई वही मिरर लगाई जाती है, वही प्लेट लगाई जाती है जो प्लेट है यहाँ पर। टावर को लगाने का मतलब केवल ये है कि एक हाइट देना एनर्जी को, क्यों, हाइट के बाद जब आपसे नीचे गिराओगे ना, तब वही प्रोसेस शुरू होगी जो हम लोग जल विद्युत में देखते हैं। बस और कोई बात नहीं है यहाँ पर, बस केवल हाइट देने का मतलब ये है कि हाइट से जब वो प्रोसेस नीचे गिरेगी तब तापीय ऊर्जा बेसिकली क्या होगी, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम वही जब हम लोग जल विद्युत के अंदर बांध को ऊपर स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि बहते जल से तो इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं सकती, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला लिखो, सौर या सूर्य फोटोवोल्टिक तकनीक, इसको सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक भी बोलते हैं, ये दूसरी तकनीक है। और दोनों तकनीक लिखना है, आंसर में आपको पता होनी चाहिए, दोनों जरूरी है। इस तकनीक में पहले हेडिंग डालिए, कुछ लिखा नहीं है अभी, आगे बोले नहीं है, अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो इस तकनीक में हेडिंग का नाम था सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक, है ना। इस तकनीक में टरबाइन के बिना प्रयोग के केवल सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स सूर्य विकिरण को, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सूर्य विकिरण बोलते हैं, सूर्य विकिरण को विद्युत में परिवर्तित करती है, इसका उपयोग लिखो, इसका प्रमुख उपयोग है सड़कों, इसका उपयोग लिखो, सड़क या सड़कों, दूर दराज के क्षेत्रों, मकान, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रकाश प्राप्त करना। ठीक है, तो दो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो दो तकनीक थी हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें, जिसके अंदर ये काम कर रहा था। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखना है, इसकी प्रमुख समस्याएं, चुनौतियां क्या है सोलर एनर्जी को लेकर, सोलर एनर्जी की प्रमुख चुनौतियां क्या है लिखना है। आपका तो मन वैसे ही नहीं करता, थोड़ा बहुत करता होगा, जिससे जल्दी क्लास छूट जाए आप सोचते हो अच्छा है। हाँ टेस्ट है, तब तो ठीक है। फिर कितने बजे से, 1 बजे से, ओके, तो फिर तो बनता है आपका, फिर रहने दो, अगर 1 से टेस्ट है तो क्यों देखने से लग रहा था मुझे आपका, तो फिर इसको लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, तब ये खत्म ही हो पाएगा, नहीं तो आपको बीच में अगर 3-3 4-4 बार पढ़ाया तो समझ में भी नहीं आएगा। कल का देखते हैं, फिर आज आप ब्रेक ले लो, ठीक है।